हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर 2 हिंदी के 100 एमसीक्यू टेस्ट। यानी फ्रेंड्स, आपके जो झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें से जो फ्रेंड्स आपके 100 सवाल रहेंगे और 100 सवाल में से फ्रेंड्स आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप आज के इस टेस्ट से यानी इस टेस्ट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके कितने 100 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो होने वाला पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होने वाला है, यानी इसी तरह के सवाल जो है आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। कमल नयन में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। कमल नयन में जो है बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पराजित कर देना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है पराजित कर देना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, आपके जो है व्याकरण से भी 8 से 10 सवाल एग्जाम पर रहेंगे, तो यहाँ पर मुहावरा से 2-3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी मुहावरा से ज़्यादा सवाल लिया गया है इस सेट पर। तो आप मुहावरा जान लीजिएगा कि यह आपके सिलेबस पर ही आधारित है। तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल पीला होने का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? ये जो स्वतंत्रता यहाँ पर रेखांकित शब्द है, यह कौन सा संज्ञा शब्द है? तो गुणवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या क्या? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सर्वनाम शब्द क्या है? तो कुछ जो है यह सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो संज्ञा के बदले आए, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से जो कुछ जो है यह सर्वनाम है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। ये जो उसने है, उसने का सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उसने का सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर सी पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसने का जो यह उसने जो है सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसने पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। फ्रेंड्स, हम लोग अपादान का जो कारक होता है तो से होता है, हिमालय से गंगा निकलती है, और करण का भी होता है जो कारक चिन्ह, वो भी से होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात गंगा जो है यह हिमालय से अलग होती है। जब अलग होने यानी बिछड़ने का बोध हो, वहाँ पर जो है अपादान कारक चिन्ह लगेगा, और जब एक ही जगह पर मतलब संबंधित शब्द हो तो वहाँ पर करण कारक का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट सवाल है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस पर जो है कौन सा कारक है? तो संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, इस पर विशेष्य क्या है? तो आसमान, आसमान जो है यह विशेष्य है। नेक्स्ट सवाल है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण। नेक्स्ट सवाल है, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। खेलना खिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की वाक्य है? तो यह जो है सकर्मक वाक्य है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक वाक्य है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती, गुजराती भाषा का जो विकास है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। मराठी जो है यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा जो अधिनियम, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343, अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कान जो है विदेशी नहीं है, जबकि कमेटी, कमर, कमरा ये जो है विदेशी शब्द का उदाहरण है। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा? तो प्यासा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रदेश में पियासा है, तो ये इसका हो जाएगा तत्सम रूप प्यासा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो पिंगल। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से जो है पिंगल भाषा बनती है। ए प्लस बी बराबर पी, आपको याद रखना है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। नेक्स्ट सवाल है, तमिल के पिल्लई से
पिल्ला के रूप में अर्थ परिवर्तन का कारण क्या है? तमिल के जो शब्द है पिल्लई है, लेकिन इसका जो है अर्थ परिवर्तन होकर पिल्ला हो गया। तो इस रूप में जो अर्थ का कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो अन्य भाषा से गृहीत शब्द, अन्य भाषा से गृहीत शब्द जो आए हैं, इसलिए इसी कारण से जो इस पर विकृति देखा जाता है, पिल्लई से पिल्ला हो गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 23वां सवाल है, उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? तो रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय का भेद रूपक कहलाता है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई में कौन सा अलंकार है? तो इस पर जो है अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चल गई, इस पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो क्रोचे है। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद क्या हैं? तो वास्तविक है, संदिग्ध है और मिथ्या है। उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। अर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद वास्तविक, संदिग्ध और मिथ्या है। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना कहाँ पर प्रकाशित होती है? तो सरकारी गजट में। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? सरकारी गजट में। नेक्स्ट सवाल है, कम्युनिकेशन के लिए हिंदी में डैश यह परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है? तो संचार। कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता है संचार। फ्रेंड्स, आपको जो एग्जाम पर इस तरह के एक सवाल जरूर देखने को मिलेंगे जिसका आपको हिंदी मीनिंग बताना है। तो कम्युनिकेशन का हिंदी क्या हो जाएगा? तो संचार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। विद्यापति का जन्म जो है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच है। जन्म होगा 1350 और मृत्यु 1450। कहीं पर फ्रेंड्स आपको जो है 1348 से लेकर 1452 भी देखने को मिलेंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार से चलना है। अगर 1350 1450 तो सही हो जाएंगे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो 1348 से 1452 ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? संत का जो समाज है उस पर किस ज्ञान की महत्ता है? तो अनुभव ज्ञान की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो अनुभव ज्ञान की महत्ता है। 31वां सवाल की ओर चलते हैं। कबीर ने किसको एक माना है? तो ईश्वर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर ने किसको एक माना है? तो ईश्वर को एक माना है। गोपियों को किस तरह का पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो प्रेम पीड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम पीड़ा। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहारी की भाषा कौन सी है? तो मानक भाषा है। बिहारी की भाषा कौन सी भाषा है? मानक भाषा है। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? कवि जो है किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? तो गोवर्धन पर्वत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवर्धन। राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की है? तो फ्रेंड्स, राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने जो है एक कीर्ति लता की रचना की है। कौन सी रचना की है? तो कीर्ति लता, यानी कीर्ति लता के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। और इसकी जो भाषा है क्या है? तो अवहट है। कीर्ति लता और कीर्ति पता का जो है विद्यापति की दो रचनाएं हैं जो अवहट भाषा में है, कीर्ति लता और कीर्ति पता का। नेक्स्ट सवाल है, गुरुदेव कौ अंग में किसका वर्णन हुआ है? तो गुरु महिमा का। गुरुदेव कौ अंग, ये जो रचना है इस पर किसका वर्णन हुआ है? तो गुरु महिमा का वर्णन हुआ है। सूरदास के बिरह के पद किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? सूरदास के बिरह के जो पद में है किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास्य भाव। सूरदास के जो बिरह पद में जो है किस भावना हुई है? तो दास्य भाव की भावना उजागर हुई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रामचरितमानस। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। सतसैया के दोहरे गुरु नानक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर प्रभाव डालता है। घाव करे गंभीर का अर्थ होता है गंभीर प्रभाव डालना। नेक्स्ट सवाल है, भूषण कैसे कवि थे? कवि भूषण जो है यह कैसे कवि थे? तो रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। कवि भूषण रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स, भ्रमर का पर्यायवाची जो मधुकर होता है। ऑप्शन नंबर बी पे जो मधुर दिया हुआ यह गलत है, जबकि यहाँ पर का छूट गया है। तो भ्रमर का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो मधुकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो है वो सही होगा, मधुकर। हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी? तो कवि सुधा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कविसुधा भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कविसुधा थी, और जो महिलाओं के लिए थी पत्रिका वह बाल बोधिनी थी। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के लिए बाल बोधिनी। 44वां सवाल हो गया। 45वें सवाल की ओर चलते हैं। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो चिरगांव उत्तर प्रदेश में। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि कहा गया है? तो भारत भारती रचना के कारण से जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप से जाना जाता है। निराला की पहली कविता क्या है? तो जूही की कली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निराला की जो पहली कविता है जूही की कली है। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुवस्तु स्पर्शिनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो है प्रतिभा थी बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा थी। छायावाद की सीमांकन कब से कब तक माना जाता है? तो 1918 से 1936 ईस्वी को छायावाद माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन सी कृति छायावाद की है? तो गुंजन, ग्रंथि, वीणा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गुंजन रचना, ग्रंथि रचना और जो वीणा ये सब कृति है छायावाद की है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार क्या है? तो महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है सर्वात्मवाद का, यानी बौद्ध दर्शन। सर्वात्मवाद यानी बौद्ध दर्शन का आधार है महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार। कवयित्री किसे मधुर मधुर जलने की सीख देती है? तो स्वयं को। कवियत्री जो है स्वयं को मधुर मधुर जलने की सीख देती है। 53वां सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल है, छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं? छायावादी कवि जो है यह प्रणय को अपने जीवन के किस रूप में रखे हैं? तो यथार्थ रूप में। नेक्स्ट सवाल है, ब्रज भाषा में प्रसाद किस नाम से कविता लिखा करते थे? तो कलाधर के नाम से। ब्रज भाषा में जो जयशंकर प्रसाद है कलाधर के नाम से लिखा करते थे। दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो मनरूपा देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर के यानी रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूपा देवी था, और दिनकर का जो जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में हुआ है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, माता है उसे फिर संस्कार तुम देना किस कवि की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है किस कवि की है? तो नदी के द्वीप से लिया गया यह पंक्ति है, नदी के द्वीप। नेक्स्ट सवाल है, बलचनामा अग्रतारा हीरक जयंती उपन्यास किनकी है? बलचनामा अग्रतारा हीरक जयंती ये उपन्यास किसकी है? तो नागार्जुन की। और नागार्जुन का जो जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में नागार्जुन का जन्म हुआ है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अज्ञेय जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए? तो 1955 ईस्वी में। अज्ञेय जी यूनेस्को की यात्रा पर गए हैं 1955 ईस्वी में गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है? तो मोची राम और बकरी। मोची राम और बकरी जो नाटक है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। मुझे लिखो मैं कटी हुई अंगुलियां हूँ जिसे भूख ने खा लिया है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से लिया गया है? तो मैं हूँ कविता के रचनाकार कौन है? तो कवि धूमिल है। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। तो मैं हूँ का रचनाकार कौन हो गया? कवि धूमिल। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? नागार्जुन जी की जो कौन सी रचना है जो प्रगतिशील काव्य रचना का रचना पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो स्वदेशी शासक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी शासक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है यह आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए थे? तो लोहा ढोने का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कवि धूमिल जो है कलकत्ता गए तो लोहा ढोने का काम किया था। भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो झुनिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भोला की पुत्री का नाम झुनिया था। कालीचरण को किसका शौक था? तो शिकार करने का। उपन्यास के अनुसार जो है कालीचरण तो इसे किसका शौक था? तो शिकार करने का शौक था। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी कैसा उपन्यास है? तो राग दरबारी जो उपन्यास की बात करें तो यह कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। राग दरबारी कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट सवाल है, मरते हुए डैश के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा महाकाव्य। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? तो बावन दास को। आश्रम के जो बूढ़े कुत्ते हैं वह बावन दास को दूर से ही देखकर पहचान जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है?
तो शिवपालगंज गांव का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवपालगंज गांव का है। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है 1850 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ है 1885 ईस्वी में हुआ है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है 4 से 5 सवाल जो है कवि के जन्म और निधन से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इससे पिछले वीडियो पर मैंने कवि का जन्म और निधन का एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से याद करके एग्जाम देने जाना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 4 गीत हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है, कौन सी शैली नहीं है? तो आलोचनात्मक शैली जो है यह नहीं है, जबकि आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली हो गया तीखी शैली, पैनी शैली और व्यंग्यात्मक शैली है। आधे अधूरे नाटक में यह तीनों शैली आपको देखने को मिलेंगे, व्यंग्यात्मक, पैनी और तीखी शैली देखने को मिलेंगे, जबकि आलोचनात्मक शैली जो है देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। भारत दूरदर्शन नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शस्त्र से अपना अंत करता है? तो कटार से। भारत दूरदर्शन नाटक में जो है नाटक के अंत में भारत भाग्य जो है कटार से अपना अंत करता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद है और इस नाटक का जो आधार है यानी इस नाटक इस आधार पर लिखा गया है तो विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं। ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? तो लल्लू नाम था। ठाकुर के जमादार का नाम क्या था? लल्लू नाम था। ठाकुर के कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1932 ईस्वी है। ठाकुर का कुआं जिनके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ठाकुर के कुआं के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। और प्रेमचंद जो है ठाकुर कुआं के लेखक। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1932 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी संग्रह है? तो नीलम देश की जो राजकन्या है यह मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या मनोवैज्ञानिक कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ है? तो 1975 ईस्वी में हुआ है। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ है? 1975 में हुआ है। दिल्ली में एक मौत कहानी में है। दिल्ली में जो एक मौत है इस कहानी में क्या है? तो व्यंग की चुटकी है और करुणा की अश्रुधारा। ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में एक मौत कहानी में व्यंग की चुटकी और करुणा की अश्रुधारा है। नेक्स्ट सवाल है, रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं? तो रिटायर होकर जो है गजाधर बाबू अपने घर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अपने घर। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ता है? तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण यशपाल को जो है जेल जाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 84वां सवाल है, रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? तो मिसपाल ने की है। मिसपाल जो शादी रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद की कहानियों में कौन साहित्य के सामाजिक सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कौन साहित्य सामाजिक सिद्धांत जो है मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है? तो आदर्शोन्मुख मुख्य रूप से अभिव्यक्त हुआ है। प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं में कौन से पात्र हैं? तो साहू, जोखू और गंगी ये तीनों जो है पात्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं पर साहू भी मुख्य पात्र है, जोखू और गंगी भी जो है जो मुख्य पात्र है। तो ये तीनों पात्र हो जाएंगे आपके ठाकुर के कुआं के। जैनेन्द्र की कहानियों में पुट है तो दार्शनिकता। जैनेन्द्र की कहानी में कैसी पुट है? तो दार्शनिकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्पेशल सर्विस में आने के लिए डॉक्टर मुखर्जी किसे मना किया था? तो मिस्टर ह्यूबर्ट को जो है डॉक्टर मुखर्जी स्पेशल सर्विस में आने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत कौन कौन से पात्र हैं? कमलेश्वर जी की कहानी है। पहला सवाल तो यहाँ पर ये बन रहा है, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं? तो सेठ दीवानचंद, अतुल भवानी और वासवानी, ये सभी जो पात्र हैं दिल्ली में एक मौत के कहानी के पात्र हैं। गजाधर बाबू रेल की नौकरी कितने वर्ष रहे? गजाधर बाबू जो है रेल की नौकरी में कितने वर्ष रहे हैं? तो 35 वर्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 91वां सवाल है। फ्रेंड्स, क्लास जो है समापन की ओर है, तो आप वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं 92वां सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? तो मोहन राकेश का जो
जन्म हुआ है तो कब कब हुआ है आपको फ्रेंड्स पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी कवि है उनका जन्म और निधन आपको जो है पढ़कर अच्छी तरह से एग्जाम पर जाना है, क्योंकि आपको इससे जो है 5 से 6 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे सीधे तौर पर कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ या जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? 1925 ईस्वी में हुआ है। सवाल है संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम पर आने की संभावना है, तो आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। संदेश रासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो माधवाचार्य है। द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य है। मीराबाई की उपासना कैसी है? तो दास्य भाव की। मीराबाई की उपासना जो है दास्य भाव के। कहीं पर फ्रेंड्स आपको माधुर्य भाव भी देखने को मिलेंगे। अगर ऑप्शन पर माधुर्य भाव नहीं रहेंगे तो दास्य भाव नहीं रहेंगे तो आपका माधुर्य भाव आंसर हो जाएगा, जबकि वात्सल्य नहीं होगा और सख्य भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है मीराबाई की उपासना कैसी है? दास्य भाव की है, और माधुर्य भाव की भी कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 97वां सवाल है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय है। नेक्स्ट सवाल है उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? तो 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका पर छपी थी। नेक्स्ट सवाल है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो विषाद योग जो है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जबकि आलोक पर्व, कूटज और कल्पलता इनके तीनों के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट सवाल है और आज का अंतिम सवाल कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी है नई कहानी जो है एक प्रकार का खुद कहानी है। तो कहानी जो है कि नई कहानी, ये नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। तो फ्रेंड्स आपके 100 सवाल में से कितने सवाल जो है सही हुए हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।